हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग सो वेल इन योर लाइफ एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल दैट इज नेवर स्टॉप लर्निंग। आई होप जो मेरी पहले की जो वीडियोस हैं आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रही होंगी, स्पेशली जो मैंने उस पर काफी जल्दी जो की वो एक वीडियो डाल दी थी बिकॉज वो डिमांडिंग वीडियो थी, क्योंकि स्टूडेंट्स के जो थे एग्जाम्स हो रहे थे। तो उसी के कारण उन्होंने मुझे जैसे काफी सारे मैसेजेस किए थे, जिसके कारण मुझे जो वीडियो थी वो जल्दी लेकर आनी पड़ी थी। एंड आई होप जो मेरी वो वाली वीडियो है आपके लिए काफी ज्यादा अच्छी रही हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल दैट इज नेवर स्टॉप लर्निंग। तो इसी के साथ जो आज की जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। दैट इज द बेसिकली जो हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो सीरीज जो थी वो स्टार्ट की हुई थी, उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो उसी का एक आज जो हम मेन पार्ट करेंगे दैट इज द नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है। नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है बेसिकली हम इसके बारे में थोड़ा बहुत ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने अर्लियर नेशनल असेंबली के बारे में किया था। दैट इज द सेम थिंग एज नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जस्ट रीनेम दिया गया है उसे, जो जून में मींस एस्टेब्लिश की गई थी बिफोर द फॉल ऑफ द बैलेस्टाइन फोर्ट। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि इन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स की हैं नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बिकॉज ये जो असेंबली थी वो थर्ड स्टेट मींस थर्ड ऑर्डर ने एस्टेब्लिश की थी। ठीक है। अब इन्होंने इसमें कौन कौन सी नई इम्प्रोवाइजेशंस की हैं, ठीक है, इनके पॉलिटिकल स्फेयर में इन्होंने क्या अचीवमेंट्स मींस हासिल की हैं, सोशल फील्ड में क्या हासिल किया है, या रिलीजियस फील्ड में, लाइक ऑल दीज थिंग्स वी विल लर्न इन दिस topic. So, without wasting any time, let's just move on towards our topic, that is National Constituent Assembly. तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक विद द इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बेसिकली नेशनल जो असेंबली जो थी उसका रीनेम किस तरह हुआ, कब हुआ था, क्या क्या चेंजेस आए, लाइक ऑल दिस छोटा सा ब्रीफ में हम इसका मीन्स करेंगे। नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अगर हम नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करें, इसका रीनेम किया गया था, ठीक है, ऑन जुलाई ऑफ 9th, जुलाई ऑफ 9th को इसका रीनेम किया गया था इन 1789। ठीक है, 1789, क्योंकि जून में ऑलरेडी ये एस्टेब्लिश की हुई थी नेशनल असेंबली, तो जुलाई में इसका ये रीनेम किया गया था। देन ये कैसे फंक्शन कर रही थी, मींस कैसे काम कर रही थी, एज अ गवर्निंग बॉडी, मींस सरकारी काम कर रही थी। स्टार्टिंग से लेकर जो नेशनल असेंबली थी, दे हैड टू फेस वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी, लाइक पॉलिटिकल हो गई, सोशल हो गई, रिलीजियस हो गई, इकोनॉमिक हो गई, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हो गई। अगर हम पॉलिटिकली बात करें, मींस जिसमें होता था कि जो किंग जो होता था, जो मोनार्क होता था, सारी जो पावर होती थी उसके हाथ में होती थी। ठीक है। अगर हम सोशली बात करें, वेरियस टाइप्स ऑफ क्लासेस जो थी वो इमर्ज हो गई थी। अगर हम रिलीजियस प्रॉब्लम की बात करें, रिलीजियस प्रॉब्लम में बेसिकली आती है जैसे जो नोबिलिटी क्लास होगी, जो क्लर्जी जो थी, मींस उनका कैसे डोमिनेंट नेचर था लोअर क्लासेस के ऊपर। अगर हम इकोनॉमिकली बात करें, जितनी भी प्रॉपर्टी जो थी फ्रांस की, ऑलमोस्ट हाफ जो प्रॉपर्टी थी फ्रांस की, उसके ऊपर किसका हक था? नोबिलिटी क्लास का, क्लर्जी का, चर्च का था। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स कैसे की थी, कि अगर हम जुडिशियल की बात करें, जिसमें किंग क्या कर सकता था, किसी को भी अरेस्ट कर सकता था, किसी को भी पनिशमेंट दे सकता था विदाउट एनी रीजन, विदाउट टेलिंग देम। सो वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम जो थी राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग जो थी, ये काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था कौन? फ्रांस। Due to the vested interest of representatives of various opposition parties and classes in the assembly, solving these problems even more difficult. Obviously ऐसा बात means ऐसी चीज होगी जब जो मेन ऑपोजिशन पार्टी जो है मींस उनको ज्यादा राइट्स मिल रहे हैं, वो प्रॉब्लम्स के बारे में सोचेंगे नहीं, जिससे क्या होगा, प्रॉब्लम जो है वो और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी, मींस प्रॉब्लम जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। सो जो ये नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ये इसका जो टाइम स्पैन है दैट इज अ वेरी शॉर्ट टाइम स्पैन, 1789 से लेकर 1791 तक, सिर्फ जस्ट ओनली 2 years। बिकॉज विद पैसेज ऑफ टाइम इसमें भी काफी ज्यादा चेंजेस आने स्टार्ट हो गए। चेंजेस इन द सेंस मीन्स काफी ज्यादा जो इसमें जो लोग जो थे,
इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे, जो इस असेंबली को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनमें भी ड्रॉबैक्स आने स्टार्ट हो गए थे, जिसके कारण ये जो असेंबली जो थी 1791 में इसका एंड हो चुका था। वो हम लेटर ऑन करेंगे, लास्ट में करेंगे। तो जस्ट रिमेंबर दैट नाउ कि इसका जो लाइफ स्पैन था डेट वाज जस्ट ओनली 2 इयर्स, 2 इयर्स का था। ठीक है, बट अपने इसी 2 साल के टाइम स्पैन में इन्होंने काफी कुछ अचीव कर लिया था। अचीव सेवरल इम्पोर्टेंट थिंग्स, लाइक कैसे क्या क्या चीजें की थी। डेक्लरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स फॉर सोशल वेलफेयर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये हम आगे डिटेल में करेंगे। देन एंड ऑफ फ्यूडल सिस्टम, स्लेवरी सिस्टम मींस इससे खत्म कर दिया था। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू प्रिंसिपल्स इन इकोनॉमिक, वेरियस टाइप्स ऑफ चेंजेस किए गए थे इन इकोनॉमिक फील्ड में। ठीक है, जुडिशियल सिस्टम में भी चेंजेस किए गए थे। एंड द फॉर्मुलेशन ऑफ अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर द कंट्री, एक नया रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया था, क्योंकि पहले जो था वर्बल था, जैसे किंग ने कह दिया था वैसे होता था, पहले कुछ भी रिटन नहीं था। अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया था कंट्री के लिए। कौन सी कंट्री? फ्रांस के लिए। नाउ हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए, ये जो असेंबली थी दैट वाज डोमिनेटेड बाय द बॉर्जुगीज क्लास, मींस द मिडिल क्लास जो थी इस असेंबली को रन कर रही थी। ठीक है, अब आगे जाकर क्या हुआ था विद द पैसेज ऑफ टाइम, यही इनमें से कुछ जो मिडिल क्लास के जो लोग थे, जो पोर्चुगीज क्लास थी, इनमें ड्रॉबैक्स आने स्टार्ट हो गए थे, जिसके कारण इसका ये डिक्लाइन की तरफ जाना स्टार्ट हो गया, ये टोटली खत्म हो गई। ये जो असेंबली थी, दे वांटेड टू एस्टैब्लिश सच अ रेजाइम इन विच, वो इस तरह का मीन्स जैसे आप कह सकते हो स्टेट चाहते थे जिसमें सारी की सारी जो पॉलिटिकल पावर है वो किसके हाथों में रहे? इन द मिडल है। वो नहीं चाहते थे कि क्लर्जी के हाथ में, नोबिलिटी की क्लास में सारी पावर्स जाएं। वो चाहते थे कि जो सारी की सारी पावर्स है दैट शुड बी इन द हैंड्स ऑफ द मिडिल क्लास, दैट मींस बॉर्जुगीज क्लास। सो फर्दर अब हम इनकी अचीवमेंट्स करेंगे जो इन्होंने वेरियस वेरियस फील्ड्स में की थी, जैसे मैंने आपको बताया। जैसे डेक्लरेशन हो गया, फ्यूडल सिस्टम को खत्म किया, इकोनॉमिकली इन्होंने चेंजेस लाए, जुडिशियली लाए, एडमिनिस्ट्रेटिव लाए, वो अब हम इसके बारे में डिटेल में करें। सो सबसे पहले हम अचीवमेंट करेंगे इन द सोशल फील्ड। सोशल फील्ड में इन्होंने बेसिकली दो मेन अचीवमेंट्स उनकी रही हैं। नेशनल कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, सबसे पहले जो उनकी अचीवमेंट रही है दैट इज द अबॉलिशन ऑफ द फ्यूडलिज्म एंड सर्फडम। इसमें बेसिकली किस चीज का मीन्स जिक्र किया गया कि उन्होंने फ्यूडलिज्म, जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, जो फ्यूडल सिस्टम चल रहा था मीन्स उसे खत्म किया, और सर्फडम को खत्म किया। सर्फडम बेसिकली मीन्स आप स्लेवरी सिस्टम कह सकते हैं। ठीक है, इसको मीन्स टोटली अबॉलिश कर दिया। अब ये अबॉलिश कैसे हुआ था? ये सबसे इंपॉर्टेंट अचीवमेंट मानी जाती है नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की इन द फील्ड ऑफ सोसाइटी। जब अब क्या हुआ था कि जो मेन किसान जो थे, उन्होंने क्या किया था, जब बास्टिल का पतन हो गया था, जब बास्टिल का डिक्लाइन हो चुका था, फ्रांस में क्या हुआ था, वेरियस डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में क्या हुआ था, जो पीसेंट जो थे उन्होंने फ्यूडल लॉर्ड्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, और मोरोवर उनके जो घर वगैरह थे, और उनके घर में जाकर मीन्स उन्हें मारना स्टार्ट कर दिया था। उनके घर जो थे उन्हें जलाना स्टार्ट कर दिया था, और वेरियस टाइप्स ऑफ अट्रोसिटीज जो थे पीसेंट जो थे वो फ्यूडल लॉर्ड्स के ऊपर कर रहे थे। ठीक है, देन ये जो सारा मैटर जो था मीन्स ये नेशनल असेंबली के सामने पेश किया गया। मीन्स एक सभा बुलाई गई जिस पर ये सारा जो मीन्स केसेस जो थे इसके रिलेटेड, जो पीसेंट्स कर रहे थे उसके रिलेटेड जो सारा केस था वो नेशनल असेंबली के सामने रखा गया कि इस तरह जो पीसेंट्स है वो कर रहे हैं। देन काफी लंबे समय तक, लंबे टाइम तक जो थी असेंबली हॉल में बहस चलती रही, बट जो नोबिलिटी क्लास जी, जो क्लर्जी जो क्लास जो थी, वो इस बहस में जीत नहीं पाए थे। देन इन द एंड उन्होंने क्या किया था, अपनी जो सारे के सारे जो राइट्स थे उन्होंने लाइक त्याग दिए थे, उन्होंने छोड़ दिए थे। देन जिससे क्या हुआ था, अब पीसेंट्स ने
एक तो उनसे मुक्त हो गए थे, दैट मीन्स जो सर्फडम जो था, दैट मीन्स जो स्लेवरी जो थी वो खत्म हो गई। देन सेकेंडली उन्होंने टैक्सेस देना बंद कर दिया था, चर्च को भी और अपने जो फ्यूडल लॉर्ड थे उनको भी टैक्सेस देना बंद कर दिया था। जिससे क्या हुआ था, उनकी जो कंडीशन जो थी वो काफी ज्यादा इम्प्रूव हुई, उनकी कंडीशन में काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट आई। ठीक है, ये तो था बेसिकली एबलिशन ऑफ द abolition of the feudalism and serfdom। जिससे क्या हुआ था कि जो आम जनता जो थी, जो कॉमन पीपल जो थे, मींस वो फ्यूडल लॉर्ड के डोमिनेंट नेचर से मुक्त हो चुके थे। देन सेकंड जो मेन आता है इनकी अचीवमेंट, दैट इज द डेक्लरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। इसके बारे में हम आगे डिटेल में करेंगे। अब थोड़ा ब्रीफ में बता देती हूँ, इसमें ये एक डेक्लरेशन किया गया था जिसमें क्या था कि हर एक इंसान के कुछ अपने राइट्स हैं, हर एक सिटीजन के कुछ अपने राइट्स हैं। उसी राइट्स को लेकर कुछ बात की गई थी, दैट इज कॉल्ड द डेक्लरेशन ऑफ राइट्स एंड राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। सेकेंड जिस अचीवमेंट की अब हम बात करेंगे, दैट इज द डेक्लरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। ठीक है, अब इसमें बेसिकली वेरियस टाइप्स ऑफ जैसे राइट्स जो थे उन्होंने मीन्स सोचा कि सिटीजन्स को देने चाहिए। ठीक है, जिसमें सबसे पहले ये जो मींस नेशनल असेंबली की एक इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट मानी जाती है कि उन्होंने इस चीज के बारे में सोचा रिगार्डिंग द डिक्लेयर द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। ठीक है, इस असेंबली ने ऑलरेडी जो थी एक कमेटी सेटअप की थी कि वो एक ड्राफ्ट जो है वो सेटअप करे। फिर किस चीज का ड्राफ्ट हो, नए कॉन्स्टिट्यूशन का। मीन्स उसमें वेरियस टाइप्स ऑफ रूल्स जो हैं वो बनाए गए, क्लॉजेस बनाए। ठीक है, but before that there should be declaration to given certain rights to all the people of the France। ये declaration basically इसमें क्या था कि लोगों को मीन्स प्रॉपर राइट्स जो हैं वो मिलने चाहिए, लोगों को प्रॉपर राइट्स जो है वो मिलने चाहिए। इसी के साथ जब ये जो मीन्स कमेटी जो सेटअप की गई थी, जब असेंबली हॉल में जब ये इसके ऊपर चर्चा हो रही थी, देन काफी दिनों तक इस चीज के ऊपर बहस चलती रही कि इतने ज्यादा राइट्स नहीं देने चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो नोबिलिटी क्लास है और जो क्लर्जी क्लास है उनके राइट्स जो है वो दब जाएंगे। बट इन द लास्ट जो नोबिलिटी क्लास जो थी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी अपने इरादों में। इन द लास्ट ये जो डेक्लरेशन जो था वो पास हो गया था 27 अगस्त। ये जो डेक्लरेशन था बेसिकली पास ऑन कब हुआ था, 27 को, 27 अगस्त को ये जो डेक्लरेशन था मींस ये पास कर दिया गया था। इसी डेक्लरेशन में मींस टोटल 17 क्लॉजेस है, जिसमें सिटीजन्स के कुछ राइट्स के बारे में बात की गई। अब वो राइट्स कौन से हैं, टोटल तो 17 है, बट हम कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो है राइट्स हम उसके बारे में बात करें। ठीक है, सबसे पहला जो क्लॉज आता है, सबसे पहला, दैट इज द men are born and remain free and equal in rights। विच मीन जो आदमी है बाय बर्थ वो जो है वो फ्रीली बोर्न होता है और उसे इक्वल राइट्स जो है वो मिलने चाहिए, जैसे नोबिलिटी क्लास और क्लर्जी क्लास को मिलते हैं राइट्स, इसी तरह सभी को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। मीन्स किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। सेकंड मेन डेक्लेरेशन में क्या था कि द मेन एम ऑफ एवरी पॉलिटिकल पार्टी या एवरी पॉलिटिकल एसोसिएशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनती है रिगार्डिंग पॉलिटिकली, उसका मेन क्या, उसका मेन मींस ड्यूटी क्या होनी चाहिए, टू प्रोटेक्ट द नेचुरल राइट्स ऑफ मैन। लोगों की राइट्स की सुरक्षा करना, ना कि लोगों के खिलाफ ऐसे राइट्स बनाना जो उनके फेवर में बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, देन थर्ड इंपॉर्टेंट डेक्लेरेशन क्या था कि सिटीजन्स जो हैं, जो स्टेट्स के जो सिटीजन्स हैं वो एक मेन सोर्स है पॉलिटिकल पावर का। अगर वो ही नहीं हुए तो पॉलिटिकल पावर का क्या फायदा होगा अगर उनके बारे में ही ना सोचा होगा। ठीक है, एंड नो पर्सन कैन इन्फोर्स अ डिसीजन दैट इज अगेंस्ट द विल ऑफ द सिटीजन। मींस ऐसी पॉलिटिकल पार्टी आनी चाहिए जो लोगों के राइट्स के बारे में सोचे,
एंड अगर पॉलिटिकल पार्टी ने उनके राइट्स के बारे में सोचा है एंड कोई भी इंडिविजुअल फिर ऐसा कुछ ना करे जो सिटीजन्स के अगेंस्ट में हो, तो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो हमेशा मींस उनके राइट्स के बारे में सोचे। एंड नो पर्सन कैन इन्फोर्स अ डिसीजन दैट इज अगेंस्ट द विल ऑफ द सिटीजन, और उनके खिलाफ कुछ ऐसा बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए जिससे वो इस चीज के फेवर में ना। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है regarding the declaration, that is, every human being has the right of liberty, provided that the exercise of such rights shall not prejudice the liberty of others, which means कि सभी को मीन्स जैसे लिबर्टी का पूरा पूरा हक है, आजादी का पूरा हक है, पर ये नहीं है कि जैसे राइट ऑफ लिबर्टी हर एक के पास होनी चाहिए, बट ये नहीं है कि वो दूसरों की लिबर्टी के साथ खेले, मीन्स दूसरों की जो आजादी है मीन्स उसे छीनने की कोशिश करे। सो एवरीबडी हैज अ राइट ऑफ लिबर्टी, तो दूसरों की जो आजादी है उसके साथ बिल्कुल भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए। एंड क्योंकि हर एक के पास इक्वल राइट्स होने चाहिए, जिससे क्या होगी कि एक समानता जो है वो सोसाइटी में बनी रहेगी। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है रिगार्डिंग द डेक्लोरेशन, that is the all the citizens are equal in the eyes of law, and no human being can be imprisoned without the process of law. A person can be punished only after being found legally guilty. अब इसमें ये उन्होंने बताया बेसिकली कि जो सारे जो सिटीजन्स हैं दे आर इक्वल, जो कानून बना है वो सभी के लिए इक्वल है, ठीक है। इसमें ये है कि जैसे जब ये कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली जो बनाई गई थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, उससे पहले क्या था कि किंग जो था, जो मोनार्क जो था, मींस उसके पास इतनी लिबर्टी थी कि वो विदाउट एनी रीजन किसी को भी अरेस्ट कर सकता था, जो मोनार्क था। बट अब ये डिसाइड हुआ है कि जो कानून है वो सभी के लिए बराबर होगा, चाहे वो अपर क्लास का हो, चाहे वो लोअर क्लास का हो, चाहे वो नोबिलिटी क्लास को बिलोंग करता हो, चाहे वो क्लर्जी हो, या चर्च का कोई हेड हो। जो कानून है, जो लॉ बना है, दैट शुड बी इक्वल फॉर ऑल द सिटीजन्स। एंड किसी को भी इम्प्रिजन मीन्स किसी को भी जेल में नहीं डाल सकते विदाउट द प्रोसेस ऑफ लॉ। एंड अ पर्सन कैन बी पनिश्ड ओनली आफ्टर बीइंग फाउंड लीगली गिल्टी, मीन्स तब तक हम उसे पनिशमेंट बिल्कुल भी नहीं दे सकते जब तक कोई लीगल प्रोसेस नहीं हो सकती, जब तक यानी कि उसके मीन्स जो आरोप है, जो उसका क्राइम है, मीन्स उसके बारे में लीगली पता ना चल जाए। कहने का मतलब ये है कि पहले जो मोनार्क के पास जो लिबर्टी थी, डेक्लरेशन में बेसिकली उन्होंने इस बात के बारे में बात की है कि जो सिटीजन्स है, ऑल द सिटीजन्स आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, सभी के लिए जो कानून है दैट शुड बी इक्वल, मीन्स कोई डिस्क्रिमिनेशन की जो चीज है, जो मेन एक फीचर है, वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देन नेक्स्ट जो मेन डेक्लरेशन है, दैट इज नो ह्यूमन बीइंग कैन बी हरास बिकॉज ऑफ डिफरेंट ऑफ ओपिनियन, चाहे वो रिलीजियस ओपिनियन क्यों ना हो। मीन्स किसी भी ह्यूमन बीइंग को हमें हरास वगैरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल का अपना पर्सपेक्टिव होता है, हर एक इंडिविजुअल के अपने ओपिनियंस होते हैं, तो चाहे वो किसी भी चीज पर ओपिनियन दे, पर ये नहीं है कि हमें उसका जो है जैसे ऑपोजिट रिएक्शन नहीं करना चाहिए। The next declaration आता है, that is every person shall have the freedom to write, to speak and publish his thoughts, but if anyone misuses this freedom then legal action should be taken against him। अब इसमें ये बात की गई है कि हर एक पर्सन को, जैसे क्योंकि यहाँ पर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम की बात कर रहे हैं कि उस समय लिखने का, बोलने का किसी को भी कोई भी मीन्स इतनी ज्यादा फ्रीडम नहीं मिली हुई थी। अब डेक्लरेशन में मेन बात की क्या की गई थी कि हर एक इंडिविजुअल को, हर एक सिटीजन को, जो फ्रांस का जितने भी लोग हैं, दे मस्ट हैव द फ्रीडम, रिगार्डिंग किसके रिगार्डिंग फ्रीडम होनी चाहिए, टू राइट, बोलने की, और अपने जो थॉट्स हैं वो पब्लिश करने की, क्योंकि न्यूज़पेपर के ऊपर बैन वगैरह लगा दिया जाता था अगर वो इनकेस कुछ मोनार्की के अगेंस्ट कुछ लिखते थे। सो डेक्लरेशन में उन्होंने क्या किया था कि एवरी पर्सन शैल हैव द फ्रीडम टू राइट, टू स्पीक, और अपने थॉट्स जो है वो पब्लिक कर सके। हाँ, अगर वो अपनी मींस फ्रीडम का मिस यूज करते हैं, देन उनके खिलाफ जो है लीगल एक्शन लेना चाहिए। ये जो थे बेसिकली मेन डेक्लरेशन थे।
काफी सारे इसके क्लॉजेस थे, बट इम्पोर्टेंट जो थे वो मैंने आपको करवा दिए। सो चलिए आगे हम मूव ऑन होते हैं। नेक्स्ट जो है, अब हम अचीवमेंट्स करेंगे इन दी रिलीजियस स्फेयर में। तो उसमें सबसे पहले आता है दैट इज द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द चर्च। अगर हम इसकी बात करें, दैट इज द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द चर्च, इसमें क्या होगा कि जैसे चर्च में वेरियस टाइप्स ऑफ मीन्स प्रॉब्लम्स जो थी, मीन्स वो चल रही थी, इसी को सॉल्व करने के लिए वेरियस टाइप्स ऑफ जो जैसे अमेंडमेंट्स करनी पड़ी उन्हें, मीन्स वेरियस टाइप्स ऑफ चेंजेस करनी पड़े चर्च के लिए। क्योंकि जो लोग जो थे, फ्रांस के जो लोग थे, दे वर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द चर्च। कुछ भी करवाना था, कोई भी सेरेमनी करवाने से रिलेटेड, बर्थ होगी रिलेटेड, डेथ होगी रिलेटेड, मैरिज होगी, एजुकेशन के रिलेटेड, या एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड, कोई बीमारी के रिलेटेड, मीन्स हर एक चीज के लिए वो चर्च के ऊपर डिपेंड थे। और नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली जो थी, वो इस चीज में सुधार लेकर आना चाहती थी। तो उन्होंने चर्च में क्या किया, इसकी रीऑर्गेनाइजेशन की, इसमें इम्प्रोवाइजेशन करनी स्टार्ट कर दी। वो हम आगे फर्दर करेंगे वो कैसे उन्होंने इम्प्रोवाइजेशन की थी। सेकेंड उनकी मेन अचीवमेंट्स क्या थी, दैट इज द रिलीजियस टॉलरेंस। नेशनल असेंबली की रिलीजियस टॉलरेंस। अब रिलीजियस टॉलरेंस कैसे थी कि राष्ट्रसभा ने रिलीजियस टॉलरेंस की जो पॉलिसी थी वो एक्सेप्ट की थी। ठीक है, उसे फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि क्या हुआ था कि जैसे काफी सारे रिवोल्ट्स हो रहे थे, जिससे क्या हुआ था कि अब जो असेंबली जो थी, जो नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, उन्होंने क्या किया था, वेरियस टाइप्स ऑफ राइट्स जो थे वो प्रोटेस्टेंट को दे दिए थे। प्रोटेस्टेंट जो धर्म था, मींस उसे काफी सारे राइट्स दे दिए थे, मींस जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिससे हमें उनकी रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में पता चलता है। अब हम मेन पॉइंट करेंगे, दैट इज द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द चर्च। वो कैसे की थी, उन्होंने कुछ चेंजेस की थी, दैट इज द सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द क्लर्जी। मीन्स चर्च में कुछ ऐसे चेंजेस लेकर आए, जिससे क्या हुआ कि चर्च की जो सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन जो थी, उसमें कुछ चेंजेस, कुछ इम्प्रोवाइजेशन हुई थी। सबसे पहले क्या मीन्स आया था, दैट इज द इलेक्शन ऑफ द बिशप्स। मीन्स अब जो बिशप्स जो थे, जो पादरी जो थे, ठीक है, जो पैरिश जो थे, मीन्स अब उनकी इलेक्शन होगी। मीन्स इलेक्शन के राही वो मीन्स अपना काम जो थे वो अच्छी तरीके से कर सकते थे। पहले जो थी इलेक्शन सिस्टम वगैरह कुछ भी नहीं होता था। अब क्या किया था कि उन्होंने मींस इलेक्शन सिस्टम किए कि बिशप्स के इलेक्शंस हो गए, उसी की राही वो मींस सिलेक्ट होंगे, और वो अपने कंट्री की तरफ और जो कानून बनाए जाएंगे उसे फॉलो करेंगे, एंड दे मस्ट बी दे मस्ट बी वेरी लॉयल टूवर्ड्स द मोनार्क। ठीक है, ये तो हो गया दैट इज द इलेक्शंस ऑफ द बिशप्स। अब बिशप्स के इलेक्शंस होने स्टार्ट हो गए थे। देन सेकंड जो मेन उनका आता है, जो उन्होंने मेन इम्प्रोवाइजेशन जो चेंजेस की थी, दैट इज द सैलरी। अब इलेक्शंस हो गए थे, अब उनका मेन पॉइंट आता है, दैट इज द सैलरी। बिशप्स की जो अब सैलरी जो थी, चाहे वो लोअर बिशप्स थे चाहे वो अपर बिशप्स थे, मींस उनकी जो सैलरी थी वो फिक्स अप कर दी थी। मीन्स इतनी ही सैलरी मिलेगी, इससे ज्यादा उन्हें सैलरी बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। जिससे क्या हुआ था कि मीन्स अब कोई करप्ट कोई बिशप उस मीन्स चर्च में बिल्कुल भी नहीं था। सैलरी की मदद से क्या हुआ था कि इसमें नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली थी, उसने काफी ज्यादा इम्प्रोवाइजेशन की थी, जिसके कारण रिलीजियस फील्ड में काफी ज्यादा चेंजेस आए थे। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, इलेक्शंस किए थे। ठीक है, देन उनकी सैलरीज जो थी, चाहे वो लोअर बिशप थे चाहे वो हायर बिशप्स थे, उनकी सैलरी फिक्स अप कर दी थी। बट स्टिल जो हायर बिशप्स थे, उनकी सैलरी जो थी एज कंपेयर टू लोअर बिशप्स, उनसे ज्यादा थी। रिमेंबर दैट पॉइंट। देन नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, दैट इज द गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट कंट्रोल, दैट इज ऑल्सो वेरी मस्ट। मीन्स अब ये
मीन्स उन्हें कह दिया था बिशप्स को, जो क्लर्जी वगैरह थे, जैसे उनकी मीन्स सैलरीज वगैरह फिक्स अप कर दी थी। मीन्स अब उन्होंने ये कह दिया था कि अगर वो किसी भी कानून के खिलाफ हुए देन उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट। ये नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक मेन आदेश था। ठीक है, जिससे क्या हुआ था कि अगर छुट्टी वगैरह कुछ कोई भी हॉलीडे वगैरह उन्हें कुछ भी चर्च से लेनी होती थी, उन्हें पहले मींस इन्फॉर्म करना पड़ता था, विच मींस गवर्नमेंट का इतना ज्यादा कंट्रोल हो गया था इन क्लर्जीज के ऊपर। ठीक है, देन नेक्स्ट जो पॉइंट आता है दैट इज द नॉन रिकॉग्निशन ऑफ पोप सुपरमेसी। मींस पोप की जो सुपरमेसी थी वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई। मीन्स पोप की अब ज्यादा सुपरमेसी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। पहले ये माना जाता था कि जो पोप है उसके अकॉर्डिंग की सारी जो फ्रांस है मीन्स वो चलेगा। मीन्स इतनी ज्यादा किंग की इतनी ज्यादा मीन्स जो मर्जी वगैरह जो होती थी वो मोनार्क की भी नहीं चलती थी जितनी ज्यादा पोप की चलती थी। पोप बेसिकली कौन होता था? जो चर्च का हेड होता था, उसे हम पोप कहते थे। मीन्स उसकी सुपरमेसी ज्यादा चलती थी। देन नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया था रिलीजियस स्फीयर में? एक और सबसे बड़ी अचीवमेंट ये की थी कि उन्होंने पोप की सुपरमेसी को दबाना शुरू कर दिया था। जिससे क्या हुआ था कि जो आम लोग जो थे इस डिसीजन से काफी ज्यादा मीन्स खुश हो गए थे। बट देर आर सम पीपल जो पोप के जैसे फॉलोअर्स होते थे, वो काफी इस डिसीजन से काफी ज्यादा नाराज हो चुके थे। ठीक है, तो ये थी बेसिकली मेन अचीवमेंट्स रिगार्डिंग द रिलीजियस फेयर, जिसमें चर्च की रिकॉग्निशन मींस चर्च की ऑर्गेनाइजेशन दोबारा से की गई थी। ठीक है, सबसे पहले उसमें रिलीजियस टॉलरेंस की गई थी। जो प्रोटेस्टेंट जो मीन जो प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे थे, जो प्रोटेस्टेंट लोग जो थे, उन्हें वेरियस टाइप्स ऑफ राइट्स दिए गए थे। देन चर्च का रीऑर्गेनाइजेशन कैसे किया गया था? जैसे बिशप्स की इलेक्शंस कराने स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। उनकी जो सैलरी थी वो फिक्स अप कर दी थी। बट रिमेंबर वन पॉइंट हेयर कि जो लोअर क्लर्जी थी, बट स्टिल उनकी जो सैलरी थी उनका डिफरेंस काफी ज्यादा था। जो अपर क्लर्जी थे उन्हें सैलरी वैसे भी ज्यादा मिल रही थी एज कम्पेयर टू लोअर। और गवर्नमेंट का कंट्रोल इसलिए रखा था ताकि अगर कोई बिशप या अगर कोई पादरी वगैरह, कोई क्लर्जी वगैरह मींस कोई कानून के खिलाफ जाते हैं तो उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो सरकार लेगी। ठीक है, देन पोप की जो सुपरमेसी थी उसे दबा दिया। नेक्स्ट जो अब हम मेन अचीवमेंट्स करेंगे इन दी इकोनॉमिक फील्ड। पहले हमने किया था उनकी रिलीजियस फील्ड में किस तरह की थी। ठीक है, तो सबसे पहले मेन इकोनॉमिक अचीवमेंट उनकी क्या थी? डेट इज द abolition of the unreasonable taxes, like various types of taxes, जैसे फ्यूडल लॉर्ड्स हो गए, उन्होंने भी चलाई हुई थे टैक्सेस अपने। देन तो इस तरह के जो फालतू के जो टैक्सेस थे उन्होंने सारे के सारे जो थे अबॉलिश कर दिए थे, मींस खत्म कर दिए थे। इम्पोर्टेंट सिर्फ मींस 3 तरह के जो टैक्सेस थे वो ही सिर्फ उन्होंने जैसे इम्प्लीमेंट किए थे। जिस तरह लैंड टैक्स हो गया या प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, और ट्रेड के रिलेटेड कुछ 1-2 टैक्स जो थे सिर्फ वो ही उन्होंने इम्प्लीमेंट किए थे। बाकी सारे के सारे के जो अनरीजनेबल टैक्सेस जो थे उसे खत्म कर दिया था। तो ये जो थी उनकी सबसे बड़ी एक मेन इम्पॉर्टेंट मीन्स अचीवमेंट मानी जाती थी। बट कुछ लोगों की नजर जो थी वो चर्च की प्रॉपर्टी के ऊपर थी, क्योंकि चर्च के पास काफी ज्यादा अमाउंट में मीन्स पैसा जो था वो इकट्ठा हुआ था। ठीक है, देन नेक्स्ट जो था नेक्स्ट पॉइंट होता है डेट इज द नेशनलाइजेशन ऑफ चर्च प्रॉपर्टी। जैसे मैंने आपको फर्स्ट अब बताया कि लोगों की नजर जो थी वो मोस्टली चर्च की प्रॉपर्टी के ऊपर थी। चर्च के पास काफी ज्यादा अमाउंट में प्रॉपर्टी थी। तो उन लोगों ने ये सुझाव दिया कि चर्च की प्रॉपर्टी का नेशनलाइजेशन किया जाए। मींस उनकी जो प्रॉपर्टी है वो नेशन के लिए यूज की जाए। दैट इज कॉल्ड द नेशनलाइजेशन ऑफ चर्च प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या था कि एक बिशप था टेरियान, उसका नेम लिख देती हूँ। दैट इज दी टेरी टेरीरान टेली टेरीरैन। मीन्स उसने एक मेन एडवाइस दी थी कि जो चर्च की प्रॉपर्टी जो है दैट शुड बी नेशनलाइज्ड।
मीन्स उसे नेशन के कामों के लिए यूज करना चाहिए, क्योंकि चर्च के पास इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी है कि आधी से ज्यादा जो मेन प्रॉब्लम है रिगार्डिंग द इकोनॉमिकली वो सॉल्व हो सकती है। तो इसका मीन्स अंदाजा लगाया गया था कि चर्च के पास कुल 3 अरब लिवर के आसपास जो थी मीन्स प्रॉपर्टी थी चर्च के पास, जिससे क्या होता हो सकता था कि इकोनॉमिकली जो इतना ज्यादा मीन्स वो डिक्लाइन हो रहा था फ्रांस, वो उसकी जो कंडीशन है वो सुधर सकती। ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है दैट इज द एफर्ट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट उनकी मेन अचीवमेंट्स क्या थी कि उन्होंने ट्रेड और इंडस्ट्री को किस तरह मीन्स आगे लेकर जाना है, उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में सोचा। डेवलपमेंट रिगार्डिंग द ट्रेड एंड इंडस्ट्री। अब उन्होंने क्या किया था, जैसे वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्सेस जो थे मींस वो ट्रेड के ऊपर लगे हुए थे। नो डाउट उन्होंने 3 तरह के टैक्सेस लगाए थे, जैसे लैंड टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, ट्रेड के रिलेटेड। अब ट्रेड के अंदर भी वेरियस टाइप्स ऑफ अनरीजनेबल टैक्सेस थे, जैसे इंटरनल ट्रेड हो गया, एक्सटर्नल ट्रेड हो गया, उसके रिलेटेड काफी ज्यादा टैक्सेस लगाए हुए थे। अब उन्होंने क्या किया कि ट्रेड के ऊपर जस्ट एक तरह का टैक्स लगेगा। ठीक है। कोई अनरीजनेबल जो टैक्सेस है वो सारे के सारे टैक्सेस उन्होंने हटा दिए थे, जिससे जिसके कारण क्या हुआ था कि जो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी जो थी वो आनी स्टार्ट हो गई थी। जो इंटरनल जो ट्रेड चल रहा था मींस एक जगह से दूसरी जगह जाने का भी टैक्स होता था, मींस उस टैक्स को उन्होंने हटा दिया था। इस तरह के और भी ज्यादा जो टैक्सेस थे मींस वो उन्होंने हटा दिए थे, जिसके कारण क्या हुआ था कि जो ट्रेड और इंडस्ट्री में काफी ज्यादा डेवलपमेंट, काफी ज्यादा इम्प्रोवाइजेशन होना स्टार्ट हो गई थी। अगर ट्रेड और इंडस्ट्री जो है वो मीन्स वो अच्छी रहेगी, ठीक है, देन इससे क्या होगा, जो इकोनॉमिक सिस्टम है कंट्री का वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग। देन नेक्स्ट उन्होंने मेन इंपॉर्टेंट अचीवमेंट की क्या की, दैट उन्होंने एंड ऑफ द गिल्ड सिस्टम, उन्होंने गिल्ड सिस्टम को हटा दिया था। गिल्ड सिस्टम में बेसिकली क्या होता है कि ये लोगों को अपने ऊपर डिपेंड करवा लेते हैं, मीन्स इतना ज्यादा उनका शोषण करते हैं कि वो उनसे फेड अप हो जाते हैं। देन अनदर इंपॉर्टेंट अचीवमेंट क्या थी नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, कि उन्होंने गिल्ड सिस्टम को एकदम से खत्म कर दिया था। एंड उन्होंने जो फ्रांस के जो लोग थे उन्हें वेरियस टाइप्स ऑफ राइट्स दे दिए थे कि वो लाइसेंस लेकर कुछ भी अपना बिजनेस वगैरह कुछ भी स्टार्ट कर सकते थे। ठीक है। बट उन्हें जो मेन गिल्ड सिस्टम के जो मेन हेड होते थे उनके पास जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। तो इन्होंने अब क्या किया था नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, कि टोटली गिल्ड सिस्टम को खत्म कर दिया था, क्योंकि ये जो गिल्ड सिस्टम था ये फ्रांस की जो इकोनॉमिक सिस्टम है मींस उसके प्रोस्पेरिटी में रुकावट मींस वो क्रिएट कर रहे थे। इसलिए उन्होंने क्या किया था, इनके सिस्टम को खत्म कर दिया था टोटली। मीन्स लोग लाइसेंस लेकर कुछ भी बिजनेस अब स्टार्ट कर सकते थे। बट हाँ, एक वन ड्रॉबैक ये था कि कोई भी जैसे मजदूर हो गया या कोई भी पीसेंट वगैरह हो गया मीन्स वो अपना एक यूनियन बिल्कुल भी नहीं बना सकते थे, कोई संघ वगैरह नहीं बना सकते थे विदाउट द परमिशन। ये एक मेन ड्रॉबैक बना है। ठीक है, जब गिल्ड सिस्टम को खत्म किया गया था। देन सबसे इम्पोर्टेंट उनका मीन्स मेन काम क्या था, अचीवमेंट क्या थी रिगार्डिंग द इकोनॉमिक फील्ड, कि उन्होंने पेपर करेंसी जो थी वो स्टार्ट कर दी थी। असैगनेट्स 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 बेसिकली होता है पेपर करेंसी। मीन्स ये सुझा दिया गया कि जब चर्च की प्रॉपर्टी का नेशनलाइजेशन किया जाएगा देन उसे पेपर करेंसी में यूज किया जाए, पेपर करेंसी में यूज किया जाए। बट इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स काफी ज्यादा निकले थे। पेपर करेंसी सबसे पहले तो जो उसकी टोटल प्रॉपर्टी जो हुई थी, जब सब कुछ मिला मिलकर जो चर्च की जो प्रॉपर्टी हुई थी डेट वाज अबाउट दी 40 करोड़ लिवर। पहले तो हाफ उन्होंने सौंपी की थी ना। अब उन्होंने क्या था, जब उसका मीन्स सारी की सारी प्रॉपर्टी जब उन्होंने देखी थी तब 40 करोड़ लीवर जो थी वो चर्च की प्रॉपर्टी हुई थी। देन उन्होंने क्या किया था कि इसके उन्होंने पेपर करेंसी बनानी शुरू कर दी थी।
जैसे उन्हें ये लगा कि चलो इससे क्या होगा कि जो कर्जा वगैरह लिया है दूसरी कंट्री से भी वो सारे का सारा जो है इसका भुगतान हो जाएगा। इन द बिगिनिंग ये जो मेन एक आइडिया जो आया था पेपर करेंसी का, मींस वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहा, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने पेपर करेंसी क्या की थी, मींस उसकी जो प्रोडक्शन जो थी पेपर करेंसी की, जो करेंसी थी, मींस नोट जो थे उन्होंने ज्यादा से ज्यादा छापने शुरू कर दिए थे। 40 करोड़ के बराबर की कीमत के उन्होंने नोट छापने थे। देन उन्होंने फर्दर इसे इंक्रीज कर दिया था, 120 करोड़ कर दिया, देन 180 करोड़ कर दिया। देन इसका काफी ज्यादा ड्रॉबैक ये निकला था कि जो फेक करेंसी जो थी वो कंट्री में आना स्टार्ट हो गई थी, जिसके कारण क्या हुआ था, लोगों का मीन्स विश्वास उठ गया था कि उन्होंने पेपर करेंसी को बिल्कुल भी जैसे हाथ नहीं लगाना शुरू किया। देन जब फेक करेंसी आई, जब लोगों का विश्वास टूट गया था, देन इससे क्या हुआ था कि जो उन्होंने मेन इतने ज्यादा मीन्स जो नोट्स वगैरह जो थे, जो पेपर करेंसी जो मीन्स इतनी ज्यादा छापनी शुरू की थी, देन उसका काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। देन इसके अलावा जो मेन सिक्के वगैरह जो कॉइन्स वगैरह जो स्टार्ट किए हुए थे उसकी प्रोडक्शन कम हो गई थी। देन पेपर करेंसी के कारण क्या हुआ था, लोगों ने इससे बिल्कुल भी इस्तेमाल करने से मना कर दिया था, क्योंकि लोगों को ये लगता था कि ये उनके लिए फेक करेंसी है। तो इस चीज का जैसे स्टार्टिंग में तो काफी ज्यादा बेनिफिट रहा था, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जब इन्होंने इसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया था, 120 करोड़ करने शुरू कर दिए, देन 180 करोड़, मींस जब इसकी प्रोडक्शन ज्यादा मींस ओवर अमाउंट में इन्होंने इंक्रीज कर दी, देन इसका ड्रॉबैक आना स्टार्ट हो गया। तो ये थी बेसिकली मेन अचीवमेंट्स, बट उसके साथ साथ कुछ मेन ड्रॉबैक्स भी रहे हैं। तो सबसे पहले मेन था कि उन्होंने अनरीजनेबल टैक्सेस को हटा दिया था, ठीक है, चर्च की प्रॉपर्टी का नेशनलाइजेशन कर दिया था, मींस उसे नेशन के कामों में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। देन ट्रेड और इंडस्ट्री में जो फालतू के जो टैक्सेस थे उसे हटा दिया था, जिसके कारण क्या हुआ था, ट्रेड और इंडस्ट्री में डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो गई थी। देन अनदर इम्पोर्टेंट इफेक्ट क्या था, अचीवमेंट थी कि गिल्ड सिस्टम जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था रिगार्डिंग द डिग्रेडेशन ऑफ द इकोनॉमिक फील्ड ऑफ फ्रांस, उसे हटा दिया था। देन पेपर करेंसी लेकर आए, उसका स्टार्टिंग में काफी ज्यादा मींस बेनिफिट रहा, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम वही पेपर करेंसी जो थी उसने इकोनॉमिक कंडीशन इतनी ज्यादा डिग्रेड कर दी फ्रांस की कि जो फ्रांस की जो प्रोस्पेरिटी जो थी वो एकदम लो लेवल पर आ गई थी। नेक्स्ट है दैट इज द अचीवमेंट्स इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड। अब एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में इन्होंने कौन कौन सी अचीवमेंट जो थी नेशनल असेंबली ने की थी, दैट मींस नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो वेरियस टाइप्स ऑफ इन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन ने इस मींस इस असेंबली ने काफी ज्यादा मींस सुधार किए थे एडमिनिस्ट्रेशन में भी। तो जिसमें सबसे फर्स्ट उन्होंने मेन सुधार किया था दैट इज द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। इसका पुनर्गठन किया था, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का पुनर्गठन किया गया था, ठीक है। अब इसमें इन्होंने क्या किया था कि सबसे इंपॉर्टेंट अचीवमेंट मानी जाती है इन द एडमिनिस्ट्रेटिव स्फीयर में कि काफी सारे मीन्स जैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी एडमिनिस्ट्रेशन में, बिकॉज जो इनके मेन प्रोविजंस होते थे वो काफी, उनका जो एरिया जो होता था दैट वाज वेरी लार्ज, काफी बड़ा होता था। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये सोचा कि फ्रांस को टोटल 83 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मींस 83 प्रोविजंस बना दिए इनके। लाइक वैसे तो हम इसे डिपार्टमेंट्स कहते हैं, मीन्स छोटे छोटे फ्रांस को मींस एरियाज में डिवाइड कर दिया ताकि इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का जो तरीका वो थोड़ा मींस जैसे आप कह सकते हैं कि आराम से चलाया जा सके। तो फ्रांस को टोटल 83 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया गया। फर्दर इन डिपार्टमेंट्स की डिवीजन जो थी वो कैंटोन्स में की गई थी। जो कैंटोन्स थे दे फर्दर डिवाइडेड इनटू कम्यून्स, और या फिर हम इसे म्यूनिसिपैलिटीज भी कह सकते हैं। जस्ट रिमेंबर दैट थिंग कि फ्रांस को टोटल जो था 83 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था जिसे डिपार्टमेंट्स कहते हैं, ठीक है। देन फर्दर जो डिपार्टमेंट जो थे वो आगे कैंटोन्स में डिवाइड हुए,
कैंटोन्स जो थे वो आगे फर्दर कम्यून्स या म्यूनिसिपैलिटीज में डिवाइड हो गए। इसमें क्या होता था कि इनके एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए इलेक्शन सिस्टम होता था, बट इसका ये ड्रॉबैक था कि काफी मींस विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे इतना ज्यादा गैप नहीं पड़ता था, फिर इलेक्शंस होना ही शुरू हो जाते थे। ठीक है, जिसके कारण क्या ऑफिशियल जो थे वो काफी ज्यादा करप्ट हो चुके थे, ये इसका एक मेन ड्रॉबैक भी है। तो इस तरह मींस लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की रीऑर्गेनाइजेशन करने के बाद उन्हें कुछ अचीवमेंट भी जो थी वो हासिल हुई थी। उनका मेन मोटिव क्या था कि फ्रांस जो है उसके काफी बड़े बड़े पार्ट्स जो हैं मींस उस पर जो ऑफिशियल्स हैं उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इसलिए उन्होंने क्या किया था, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने जो एरियाज जो थे वो काफी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिए और उनके ऊपर ऑफिशियल्स बिठा दिए। अब जैसे 83 डिपार्टमेंट्स हैं, हर एक डिपार्टमेंट का अपना मेन हेड होगा। ठीक है, जिससे क्या हुआ था, नंबर ऑफ ऑफिशियल जो थे वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए थे। ये भी एक मेन ड्रॉबैक माना जाता है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ ऑफिशियल्स होंगे उतनी ज्यादा करप्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट जो इसका मेन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है जो इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव में अचीवमेंट हासिल की थी, दैट इज इन दी जुडिशियल रिफॉर्म्स। जुडिशियल में भी इन्होंने काफी ज्यादा मींस इम्प्रोवाइजेशन की थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, सेपरेशन ऑफ पावर की थी। सेपरेशन ऑफ पावर मींस पावर की सेपरेशन कर दी, जिससे क्या हो गया था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो चलाना काफी ज्यादा सिंपल हो गया था। सेपरेशन कर दी थी किस चीज की, सेपरेशन ऑफ पावर। इसी के कारण जो जुडिशियल सिस्टम जो था वो काफी ज्यादा मींस काफी आसान तरीके से चल रहा था। देन हर एक डिपार्टमेंट में जो था अपने एक मेन जैसे कोर्ट होते थे, जो अननेसेसरी कोर्ट जो थे, जो अदालत वगैरह बनी थी उसे हटा दिया गया था। जो इंपॉर्टेंट कोर्ट थे डिफरेंट डिफरेंट मींस प्रोविजंस में या डिपार्टमेंट्स में उनकी एस्टेब्लिशमेंट की गई। ठीक है, अगर कोई मींस मिलिट्री के रिलेटेड अगर कोई केस होता था, वो ज्यूरी जो थी वो खुद उस केस को मींस देखती थी। अ, अब इसमें क्या होता है, एक फ्रांस में एक इम्पोर्टेंट जो था एक मेन अदालत बना दी गई थी, जिसमें क्या था कि जो ज्यादातर इम्पोर्टेंट जो केसेस होते थे, मींस अगर किसी ने अपील करनी है तो वो सीधा वो इस पेरिस के कोर्ट में कर सकते थे। सो ये अचीवमेंट की थी इन दी जुडिशियल रिफॉर्म। अगर अब हम बात करें मिलिट्री रिफॉर्म्स, मिलिट्री में भी इन्होंने काफी ज्यादा मींस रिफॉर्म्स किए थे। मिलिट्री में सबसे पहले क्या किया था इन्होंने, जैसे जो नेशनल गार्ड बनाया गया था, अब उसे लीगली प्रूव कर दिया गया। नेशनल गार्ड को लीगली मान लिया गया। ठीक है, देन इसके अलावा पहले तो जो अपर लेवल के जो टाइटल्स होते थे उन पर सिर्फ कब्जा किसका था, नोबिलिटी क्लास या कुलीन जो वगैरह जो हो गए उनका जो था। बट अब जो नॉर्मल जो लो लेवल के भी मीन जिनकी पोस्ट काफी ज्यादा लो थी, वो भी अपनी विद द हेल्प ऑफ कैपेबिलिटी और विद द हेल्प ऑफ हार्ड वर्क वो हायर पोजीशन जो थे मिलिट्री में अब वो गेन कर सकते थे। मींस अब कोई भी डिस्क्रिमिनेशन की भावना बिल्कुल भी नहीं थी। नेक्स्ट जो अब हम करेंगे दैट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटमेंट होती थी ऑन मेरिट बेसिस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपॉइंटमेंट होती थी ऑन मेरिट बेसिस। अब इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि पहले तो जो सारी की सारी अपर क्लासेस की जो पोस्ट वगैरह होती थी वो नोबिलिटी क्लास को या क्लर्जी क्लास को मींस जो जेंटियल सोसाइटी को बिलोंग करते थे। जेंटियल सोसाइटी मींस जो हाई सोसाइटी को बिलोंग करते थे, सिर्फ उन्हें ही वो पोस्ट दी जाती थी। बट अब जब नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करने स्टार्ट किए। देन दे डिसाइडेड कि अब कोई भी पोस्ट जो है, नोबिलिटी हो चाहे वो क्लर्जी हो चाहे वो कॉमन पीपल हो, हर किसी को ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट्स मींस ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटी और उसके हार्ड वर्क के राय ही हाई पोस्ट दी जाएगी, और उसकी अपॉइंटमेंट जो है वो उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही की जाए, चाहे वो किसी भी कास्ट के साथ क्यों ना हो या वो किसी की ऑर्डर मींस किसी भी ऑर्डर को क्यों ना वो मींस जैसे चाहे वो अपर ऑर्डर को बिलोंग करता हो चाहे वो लोअर ऑर्डर को बिलोंग करता हो, अगर उसमें कैपेबिलिटी होगी तो उसे हाई रैंक दे दिया जाएगा, अगर उसमें कैपेबिलिटी नहीं होगी तो क्लर्जी को भी हाई रैंक नहीं दिया जाएगा। तो ये जो थे मेन इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स थे
जो नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किए थे, जिसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का दोबारा से रीऑर्गेनाइजेशन किया था। ठीक है, क्योंकि पहले उसमें काफी ज्यादा ड्रॉबैक्स थे। देन जुडिशियल में काफी ज्यादा रिफॉर्म्स किए थे। वो कैसे? पावर को सेपरेट कर दिया था। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट्स जो थे वो बना दिए गए थे, बट एक मेन जो इम्पोर्टेंट कोर्ट था वो पेरिस में था। देन मिलिट्री में काफी ज्यादा मींस रिफॉर्म्स किए गए थे। इसमें क्या था कि नेवी सिस्टम को भी इंक्लूड किया था, उसका भी दोबारा से ऑर्गेनाइजेशन किया गया, रीऑर्गेनाइजेशन। देन इसके अलावा अब जो नॉर्मल, जो मेन लो लेवल का जो आर्मी पर्सन था, वो अब हाई रैंक भी अचीव कर सकता था। देन नेक्स्ट जो आता है दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटमेंट, मींस किसी की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही उसे हाई रैंक दिया जाएगा। तो ये थे बेसिकली मेन अचीवमेंट्स। नेक्स्ट जो अचीवमेंट की थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, दैट इज इन दी पॉलिटिकल स्फेयर में। पॉलिटिकली उन्होंने काफी ज्यादा मींस अचीवमेंट हासिल की थी। सबसे पहले ये था कि पॉलिटिकल स्फेयर में सबसे इंपॉर्टेंट बट टेम्परेरी टास्क उन्होंने एक मेन ये किया था कि उन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो फ्रेम करना था। किसके लिए? फ्रांस के लिए। फ्रेम अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस। ये जो काम था वो कंप्लीट हो चुका था सितंबर 3 1791। ठीक है, काफी ज्यादा बैंस मीन्स डिस्कशन हुई थी, बैंस भी काफी ज्यादा हुई थी, क्योंकि इससे क्या होता, काफी सारे जो राइट्स थे, पावर्स की सेपरेशन हो गई। बट इन द एंड जो मोनार्क जो था, मीन्स उसे अप्रूवल जो था इस चीज का देना ही पड़ा था, इस कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो इसके कुछ अब फीचर्स हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चेंजेस आए थे। तो वो अब हम मेन फीचर्स करेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट जो चेंज आया था डेट इज द किंग में चेंज आया। सबसे पहले जो चेंज आया था दैट इज इन दी पावर्स ऑफ द किंग। किंग की पावर्स में चेंज आया। नाउ आफ्टर दिस कॉन्स्टिट्यूशन उसके वेरियस टाइप्स ऑफ जो राइट्स थे वो लिमिटेड कर दिए गए थे। देन इसके अलावा जो मोनार्क जो थी उसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहा गया। Here you must know that what is the difference between the monarchy and the constitutional monarchy. Monarchy में ये था कि जो king है मीन्स उसके पास वेरियस टाइप्स ऑफ राइट थे। मीन्स वो कुछ भी कर सकता था, अगर मीन्स वो विदाउट एनी एलिगेशंस, विदाउट एनी किसी का कोई जैसे किसी का कोई दोष भी ना हो, वो किसी को भी अरेस्ट कर सकता था। बट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में अब ये चेंज आया था कि विदाउट एनी रीजन वो किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकता था। आफ्टर दिस कॉन्स्टिट्यूशन जो 1791 में बनाया गया था, इसमें क्या हुआ था, अब उसकी पावर जो थी वो लिमिटेड कर दी गई थी। जिससे क्या हुआ था, अब वो जो मोनार्क जो था, अब वो कौन सा मोनार्क बन गया था, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो गई थी। तो सबसे बड़ा चेंज क्या आया था, दैट ही बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। देन इसके अलावा बट स्टिल उसके पास काफी सारी जो मीन्स पावर्स थी। वो अभी भी जो डिफरेंट डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स बनाए थे, 83 डिपार्टमेंट जो बनाए थे फ्रांस के, उन सभी का मेन हेड मेन मोनार्क ही होता था। ठीक है, अगर सेना में किसी चीज की भर्ती करनी है देन वो किंग की ही जैसे मीन्स आदेश लिया जाता था, उसकी ही एडवाइस ली जाती थी। देन इसके अलावा वेरियस टाइप्स उसके पास पॉलिटिकल पावर्स भी थी। देन नंबर ऑफ गार्ड जो थे उसके साथ ऑलवेज रहते थे उसकी प्रोटेक्शन के लिए। देन ऑन द कंट्रेरी इसके अलावा ये था कि उसके पास वीटो पावर थी। किंग के पास जो थी दैट इज द वीटो पावर, जिससे ये था कि वो कोई भी मींस बिल को रद्द कर सकता था। बट वीटो पावर में एक मेन ड्रॉबैक ये था किंग के लिए, ये था कि ये उसमें जैसे 2 बार बिल को रद्द कर सकता था, बट अगर थर्ड टाइम जो बिल जो था असेंबली में अगेन पास किया गया, तो किंग के पास बिल्कुल भी राइट नहीं होता था कि वो उस बिल को मींस दोबारा से रद्द कर सकता। सो उसके पास सिर्फ 2 बार मेन टाइम होता था जिससे वो बिल को रद्द कर सकता था। तो वीटो पावर में भी उसकी कुछ पावर जो थी वो लिमिटेड थी। तो ये तो मेन फीचर हो गया किंग का। सेकंड जो है अब हम करेंगे मिनिस्टर्स के बारे में। मीन्स किंग की हेल्प के लिए वेरियस टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स जो थे, मिनिस्टर्स जो थे वो अपॉइंट किए हुए थे। ठीक है, ये जो मिनिस्टर्स थे ये लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर नहीं हो सकते थे, मीन्स अलग मेंबर्स होते थे।
देन इसके अलावा अगर कोई भी बिल जो था वो किंग के पास जाता था, बट उससे पहले ये जो बिल था वो मिनिस्टर्स के पास जाता था। मिनिस्टर्स से सेंक्शन होकर फर्दर ये जो बिल था ये किंग के पास जाता था। देन इसके अलावा इनकी मेन ड्यूटीज ये होती थी कि असेंबली में इन्होंने अपने अपने डिपार्टमेंट का कितना रेवेन्यू है, कितना खर्च हुआ है, हर एक चीज का मीन्स टोटल जो था मेन हर एक डिपार्टमेंट का जो हर एक डिपार्टमेंट का जितना भी मेन जो एक्सपेंडिचर हुआ है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने असेंबली में देनी होती थी इन फ्रंट ऑफ द किंग। देन नेक्स्ट जो मेन फीचर आता है रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द लेजिस्लेचर। इसमें अब वेरियस टाइप्स ऑफ चेंजेस की गई थी लेजिस्लेचर में। सबसे पहले उस समय जो लेजिस्लेटर जो थी वो यूनिकैमरल थी। यूनिकैमरल बेसिकली मीन जिसमें एक चैम्बर होता है लेजिस्लेचर का, मेंबर्स का सिर्फ एक चैम्बर होता है। बट ये जो नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी ये चाहती थी कि जो लेजिस्लेटर है दैट शुड बी बाई कैमरल, मीन जिसमें दो मेन हाउसेस हो। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था, काफी ज्यादा बैंस हो रही थी इस चीज के ऊपर। बट स्टिल जो मेन लेजिस्लेटर में क्या था यूनिकैमरल ही रहा, बाई कैमरल बिल्कुल भी नहीं हुआ। देन इसके अलावा जो लेजिस्लेटर था इसके पास मेन राइट था कि वो कानून बना सकते हैं, बट सेंक्शन जो है वो किंग ही करेगा। बट अगर कोई किंग ने क्या किया उस बिल को पास नहीं किया 2 टाइम, देन अगेन इनके पास पावर होती है कि वो थर्ड टाइम विदाउट द परमिशन ऑफ द किंग वो बिल को पास कर सकते थे। देन इसके अलावा इनकी अब मेन और भी ज्यादा ड्यूटीज थी। इन्हें मींस इलेक्ट कैसे किया जाता था, जो लेजिस्लेटर के जो मेंबर्स होते थे मींस वो इलेक्ट होते थे विद द हेल्प ऑफ एक्टिव मेंबर्स। जो एक्टिव सिटीजन्स होते थे वो इन्हें सिलेक्ट करते थे। एक्टिव सिटीजन्स दो तरह के सिटीजन होते थे, एक एक्टिव हो गए एक पैसिव हो गए। एक्टिव सिटीजन्स वो होते थे मींस जिन्हें वोट देने का अधिकार होता, एंड जो 25 ईयर्स के ऊपर के होते थे उन्हें मींस वोट देने का अधिकार था। एंड इसके अलावा ये था कि मोरोवर ये जो मींस गवर्नमेंट को टैक्स देते हो वो सारे के सारे जो थे वो एक्टिव सिटीजन्स के अंडर आते थे। एंड इसमें से कम जो थी 4 मिलियन पॉपुलेशन जो थी, आउट ऑफ 28 मिलियन में से 4 मिलियन पॉपुलेशन जो थी वो एक्टिव सिटीजन की थी। और जो पैसिव सिटीजन जो थे वो मींस अबाउट 3 मिलियन मैन की पॉपुलेशन में आते थे पैसिव सिटीजन। और अगर हम वुमेन की बात करें, वुमेन एंड यूथ, उन्हें मींस इतना राइट नहीं था, क्योंकि एक तो वो कोई सरकार को कोई टैक्स वगैरह नहीं देते थे, जिसके कारण क्या था कि उन्हें बिल्कुल भी राइट नहीं था कि वो वोट का अधिकार दे। देन ये तो हो गया लेजिस्लेचर में, जिसमें इनकी इलेक्शन कैसे होती थी थ्रू दी एक्टिव सिटीजन के राय। देन नेक्स्ट जो मेन फीचर आता है रिगार्डिंग दी कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज कॉल्ड दी जुडिशरी। जुडिशरी में भी वेरियस टाइप्स ऑफ जैसे चेंजेस किए गए थे, जैसे पहले मैंने आपको बता दिया है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में, लाइक सेम उसी तरह के चेंजेस आएंगे। अब इसमें क्या हुआ था कि इसमें अब मेन बात ये की गई थी इस कॉन्स्टिट्यूशन में कि सभी को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, चाहे वो अपर क्लास को बिलोंग करे चाहे वो लोअर क्लास को बिलोंग करे। सारे के जो राइट्स हैं दैट शुड बी इक्वल, किसी के साथ भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी नहीं की जानी चाहिए। देन इसके अलावा वेरियस टाइप्स ऑफ कोर्ट्स बनाए गए थे हर एक जो डिपार्टमेंट्स थे। देन जो मिलिट्री के रिलेटेड जो केसेस होते थे, जो ज्यूरी होती थी वो उन केसेस को देखती थी। इसके अलावा 25 अगस्त को, 25 अगस्त, रिमेंबर दैट, 25 अगस्त, इस दिन क्या हुआ था कि फ्रांस में सबसे बड़ी अदालत बनाई गई 1790 में। सबसे बड़ी अदालत जो थी वो बनाई गई थी। सो इस तरह ये जो थे मेन फीचर्स थे रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, मींस क्या क्या इम्प्रोवाइजेशन हुई थी किंग की पावर्स में, कैसे उन्होंने मेन जैसे लिमिटेशन लगा दी थी। देन मिनिस्टर्स में ये लेजिस्लेटिव के मेंबर्स नहीं हो सकते थे। देन लेजिस्लेचर में
लेजिस्लेटर जो थी इसमें काफी ज्यादा बहस चली थी क्योंकि ये यूनिकैमरल थी, बट वो बाई कैमरल चाहते थे। मींस वो दो मेन हाउसेस चाहते थे लेजिस्लेटर के। देन इनकी इलेक्शंस कौन करता था? एक्टिव सिटीजन करते थे। देन जुडिशरी जो थी उसमें भी इम्प्रोवाइजेशन की थी। मेन एक हाई कोर्ट बना दी गई थी पेरिस में 25 अगस्त 1790 को। 1790 में एक हाई कोर्ट जो थी वो बना दी गई थी। सो दैट इज द मेन अचीवमेंट्स ऑफ नेशनल कॉन्स्टिट्यूट असेंबली इन द पॉलिटिकल फील्ड। अब हम लास्ट में करेंगे दैट इज द एंड ऑफ द नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, दैट मीन्स इसका अब एंड किस तरह हुआ था। जैसे वेरियस टाइप्स ऑफ जैसे इन्होंने अचीवमेंट्स की थी, साथ मैंने आपको बताया कि इन्होंने किन किन जगह पर इनके ड्रॉबैक्स थे। ठीक है। जैसे इन्होंने मेन एक ये कह दिया था कि कोई भी, चाहे लेबर हो चाहे पीसेंट हो, कोई भी मीन्स अपने एक संघ या ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल भी नहीं बना सकता था। मीन्स इतनी लिबर्टी जो थी वो उन्होंने नहीं दी थी। देन वेरियस टाइप्स ऑफ जैसे लेजिस्लेटर में भी काफी सारा इसमें डिफेक्ट्स थे। ठीक है। देन इसके अलावा जब इसका लास्ट टाइम था, क्योंकि जस्ट 2 साल तक चली थी ये असेंबली। ठीक है। ड्यूरिंग द लास्ट डेज ऑफ इट्स रूल, नेशनल असेंबली ने एक ऐसा बेतुका सा रूल जो था, अननेसेसरी लॉ जो था, वो पास किया था। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि नेशनल असेंबली का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव जो है, मींस नेशनल असेंबली का कोई भी मेंबर, वो आने वाली नेक्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स में बिल्कुल भी पार्ट नहीं लेगा। इस डिसीजन से क्या हो गया था कि जो नेशनल असेंबली जो थी, मींस इतने तजर्बे वाले जो लोग जो थे, जो इतने ज्यादा प्रेजेंट थे नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, इससे क्या हुआ था कि उन्हें उन्हें जैसे साफ एकदम मना कर दिया था कि आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं लोगे। फिर इससे एक मेन ड्रॉबैक ये हुआ कि जो एक्सपीरियंस लोग उसमें चाहिए थे लेजिस्लेटिव असेंबली में, उनकी कमी हो गई। With this decision, the National Assembly deprived the future government of the wisdom of those individuals who have successfully led to the revolution. मीन्स एक तो उनकी कमी होगी, दूसरा उन इंडिविजुअल्स की कमी होगी जिन्होंने रेवोल्यूशन में पार्ट लिया था। मोरोवर इस डिसीजन से क्या हुआ था, नेशनल असेंबली ने क्या किया, अपना नवा जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन था वो उन लोगों के हाथ में दे दिया जिन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं था। नोर, सॉरी वो लिखने में इससे थोड़ी सी गलती होगी, यहाँ पर एल नहीं आएगा, अकेला आएगा एनओआर, नोर पार्टिसिपेटेड इन इट्स फॉर्मुलेशन। मीन्स अब जो कॉन्स्टिट्यूशन जो उन्होंने बनाया था 1791 का, इससे क्या हुआ था, उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन उन लोगों के हाथ में दे दिया जिन्होंने इसकी फॉर्मुलेशन में कोई पार्ट नहीं लिया था। ठीक है। जिन्हें इस चीज का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। तो वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रॉबैक्स जो थे इस असेंबली में आ चुके थे। देन इस मीटिंग के बाद क्या हुआ था कि सितंबर 30 को नेशनल असेंबली जो थी उसका एंड हो गया था उसी दिन जब ये मीटिंग हुई थी, क्योंकि वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रॉबैक्स हो गए थे। एक तो उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली में बिल्कुल भी पार्ट नहीं लेना था। दूसरा, इतने ज्यादा जो कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने इतना मीन्स स्ट्रगल के साथ बनाया था, वो उन लोगों के हाथ में सौंप दिया जो बहुत ही अनएक्सपीरियंस थे, जिन्होंने इसकी फॉर्मेशन में बिल्कुल पार्ट ही नहीं लिया था। ठीक है। देन इसके अलावा लोगों को मीन्स संघ बनाने का, ऑर्गेनाइजेशन बनाने का बिल्कुल भी हक नहीं था। देन स्टिल अभी भी किंग के पास काफी सारी पावर्स थी, जिसके कारण वो कुछ भी कर सकता था जो मोनार्की थी। सो इस तरह के जो ड्रॉबैक्स थे, जिससे क्या हुआ था कि जो नेशनल असेंबली थी, नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, उसका मीन्स एंड हो चुका था। बट इसका मेन रीजन क्या माना जाता है कि जब उन्होंने they could not become a member of the next legislative assembly. ये that was the main immediate cause कि नेशनल असेंबली जो थी वो क्यों खत्म हुई थी। ये उसका मेन इंपॉर्टेंट रीजन माना जाता है। So this is the end of my video. Thank you for watching, guys. I hope this video will also prove very beneficial for you guys, especially for the NCERT के जो students है of class 9th.
क्योंकि ये वीडियो जो थी स्पेशली उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैंने बनाई थी, क्योंकि उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी रिलेटेड कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद कौन कौन सी हैपनिंग्स हुई थी। मीन्स नेशनल असेंबली और कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली जो थी वो किस तरह बनी थी, देन न्यू कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह फ्रेम हुआ था। सो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद जो आपकी सारी सारी जो प्रॉब्लम्स है वो सारी क्लियर आउट हो जाएंगी। बट स्टिल इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कुछ पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली गिव योर आंसर्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज नेवर स्टॉप लर्निंग। तो अभी मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये इसका भी एंड नहीं हुआ है, फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो चैप्टर है। इसका आगे जो है फर्दर पार्ट मैं नेक्स्ट सैटरडे लेकर आऊंगी। उसमें हम बेसिकली मेन करेंगे नेशनल कन्वेंशन के बारे में, कि नेशनल कन्वेंशन जो थी वो किस तरह एस्टेब्लिश होती, ऐसे क्या रीजंस, ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस हो गए थे कि ये जो मेन असेंबली थी ये खत्म हो गई थी। इसके बाद नेशनल कन्वेंशन आई, उसकी वेरियस टाइप्स ऑफ डोमेस्टिक पॉलिसीज थी, वेरियस टाइप्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी थी। तो उस सभी के बारे में अब हम डिटेल में करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, जो मैं नेक्स्ट सैटरडे को लेकर आऊंगी। सो तब तक, सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस।